नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले इंग्लिश के वीडियो में हम लोग सेंटेंस देख रहे थे। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग ABCD से इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हम लोग वैसा किए भी और कर भी रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सेंटेंस के बारे में हमने बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, सेंटेंस के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मेन पिलर्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं, मैंने बताया था। और आज भी मैं सेंटेंस से जुड़ी हुई चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इसीलिए मैंने आज के वीडियो का जो टाइटल रखा है वो भी सेंटेंस पार्ट 2 रखा है। ठीक ना? तो एक बार रिकैप कर लें। रिकैप मीन्स कि एक बार फिर से देख लें सेंटेंस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सेंटेंस जो है शब्दों का एक मतलब ऐसा क्रमबद्ध ग्रुप होता है जिससे कोई सार्थक अर्थ निकल जाए। सार्थक अर्थ मतलब वो अर्थ निकल जाए, मीनिंगफुल बन जाए, एक कंप्लीट सेंस दे दे। ठीक ना? मैं आगे बताऊंगा फ्रेज के बारे में, क्लाउज के बारे में और सेंटेंस के बारे में क्या अंतर है इन तीनों में, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो उस क्रम में मैंने ये भी कहा था, जैसे एक लेटर एक वर्ड बना देता है, उसमें 2 लेटर बताया था मैंने कि ए और आई 2 ऐसे लेटर्स हैं, अक्षर हैं, जो अपने आप में एक वर्ड भी हैं। उसी प्रकार से मैंने कहा था कि सेंटेंस की बात करें तो वर्ब एक ऐसा फैक्टर है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो अकेले भी सेंटेंस बनाने में सक्षम है। ठीक ना? या कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं जहां पर आपको हैरानी होती है, तो वहां भी आप एक वर्ड बोलते हैं तब भी आपको काम जो है आपका काम चल जाता है। जैसे कहते हैं व्हाट, काम चल गया। शुरुआत में कहना स्टॉप, काम चल गया। तो एक वर्ड भी सेंटेंस बना सकता है। आपसे कोई पूछे कि क्या एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक्सेप्शनल केसेस हैं। वर्ब तो वन मैन आर्मी है ही, वर्ब अकेले सेंटेंस बना सकता है ना? राइट, स्पीक, लाफ, ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं ऑर्डर के रूप में। वहां छुपी हुई चीजें होती हैं। हम लोग जो भी कल मैंने बताया था कि कमांड में जो भी क्या होता है, हम लोग ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एंटिटी होती है, तो वो सेकंड पर्सन के लिए होता है। एंड दैट्स अंडरस्टूड, वो अंडरस्टूड होता है। सब लोग जानते हैं कि कमांड हमेशा ही सेकंड पर्सन के लिए होता है, इसलिए उसको मेंशन करना, उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। तो मैंने बताया था कि सेंटेंस जो है कई प्रकार के होते हैं और उनका वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन भी कई तरीके से होता है। और उस क्रम में मैंने कहा था कि ऐसे तो मुख्य रूप से सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोगों के जमाने में एक ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हुआ करता था, जो आजकल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक ना? तो कुछ सेंटेंसेस अब मैं एक तरीका आपको बताऊंगा कि जब भी कंफ्यूजन हो, जैसे लिख लेते हैं। पहले हमने कहा था कि स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लामेशन। स्टेटमेंट को हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक ना? इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, कमांड को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और एक्सक्लामेशन को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और हम लोगों के ज़माने में एक और सेंटेंस हुआ करता था जो ऑप्टेटिव सेंटेंस था, जिसको हिंदी भाषी लोग, हिंदी मीडियम वाले लोग इच्छा सूचक वाक्य कहते थे, जिसमें हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते थे। जैसे हम किसी का बर्थडे होता है, कहते हैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना? हैप्पी जर्नी, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी। तो अपनी इच्छाओं को हम लोग व्यक्त करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि मे यू पास द एग्जामिनेशन, ये अच्छी इच्छाएं हैं, इच्छाएं बुरी भी होती हैं। जैसे हम कहें कि मे यू गेट अ गुड जॉब, अच्छी इच्छा है। लेकिन हम कहें मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब, तुमको अच्छी नौकरी नहीं मिले। या लोग कहते हैं मे यू मीट एन एक्सीडेंट, भगवान करे कि तुम्हारी दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। ये सब कर्ज है। तो हम अपनी इच्छाओं को और भी सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं आई विश आई वर अ किंग, आई विश यू आर एट माई प्लेस, मतलब मेरी इच्छा है कि तुम मेरी जगह पर होते। तो जो भी अपनी इच्छाएं होती हैं, वो शुभ कामनाएं हों या दुर्भावनाएं हों, अभिशाप हो या वरदान हो,
ये इस तरह की इच्छाओं को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते थे और उसके अंत में भी हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क लगाते थे। और आज भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क है। ये इस बात का मतलब संकेत है कि आजकल उसको इसी में मिला दिया गया है, ठीक ना। तो अब जब भी आपको दुविधा हो ना, कंफ्यूजन हो ना कि स्टेटमेंट क्या होता है, हालांकि मैंने बताया था कि जनरली अपनी बात हम जो रखते हैं वो स्टेटमेंट है। एलिमिनेशन मेथड को अपनाइएगा दोस्तों। एलिमिनेशन क्या होता है? छांट छांट के। जब आप मैं मैथ्स में पढ़ाऊंगा एलिमिनेशन मेथड से आंसर पता करना, तो उसी तरीके से इसमें जो है पहले ऑप्टेटिव पढ़ लीजिए। हम एक लिख ही देते हैं ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव देख लीजिए, एक्सक्लेमेशन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, कमांड देख लीजिए, अब बाकी जो बचता है सबको डाल दीजिए स्टेटमेंट में। बहुत आसान नहीं? जब ये चारों है ही नहीं, ये चारों नहीं है, तो बाकी जो बचा सब स्टेटमेंट है, ठीक ना। तो यह जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें हम लोग अपनी इच्छाओं को रखते हैं। इसमें कुछ भी कहें, गॉड ब्लेस यू, मे यू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन, है ना। बहुत सारी चीजें, इच्छाओं की तो कोई अंत है नहीं, इच्छाएं तो असीम होती हैं, तो हम अपनी भावनाओं को ऐसे रख सकते हैं। तो विश यू से करके या मे यू से, अक्सर सेंटेंसेस मे से शुरू होते हैं, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, कुछ भी इस तरीके से। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, सब क्या है? हम इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। अब ये है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन में भी हम लोग, मैंने कहा था कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, व्हाट से सेंटेंस शुरू होते हैं, हाउ से शुरू होते हैं। जरूरी नहीं है। हम लोगों की जो रिएक्शंस होते हैं, जो हम लोगों की स्थिति होती है, जो अचानक से होती है, हम रिएक्ट करते हैं बहुत एक्साइटेड होकर, ठीक ना। जैसे हम कहें आई हैव गॉट 10,000 रुपीज टुडे, और उसके बाद लगा दे एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं। हम कहें कि ओ नो, मतलब हम चाह नहीं रहे ऐसे, हाउ ट्रेजिक, है ना। ओ गॉड, ओ माय गॉड, ये सब क्या है? इसमें व्हाट हाउ नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेशन में इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। जब भी कोई डर हो, जब भी कोई सुख हो, दुख हो, जैसे कहें इट्स अनबिलीवेबल, कोई ऐसी चीजें हैं जो विश्वास करने योग्य नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, तो ना बोलते हैं इट्स अनबिलीवेबल, और उसके बाद देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। थैंक गॉड, मतलब कुछ वैसा हो गया, बच गए। तो ये सारी चीजें एक्सक्लेमेशन में आती हैं, या फिर वो वर्ड से शुरू होती हैं, या हाउ से शुरू होती हैं। जब एक्शन दिखाना हो तो जनरली हाउ से शुरू होती हैं, ठीक है ना। इट्स स्कैरी, मतलब कोई डरावनी चीज है ना। इट्स टेरिबल, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो बहुत ही रिएक्टिव जब हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, डर जाते हैं, आश्चर्य होता है, दुख होता है, खुशी होती है, ठीक ना। तो हम लोग उस तरीके के सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जैसे हमने लिखा था। अब कमांड में मैंने बताया था कि कमांड जो है नॉर्मली हम लोग कोई किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कोई संधि करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, कोई सजेशन देते हैं, ये सारी चीजें कमांड के अंतर्गत आती हैं जनरली। तो कमांड में मैंने बताया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये दो हो गए। ये दो ऐसे बंधु हैं जिनके साथ लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, तो आप पहचान जाइए कि वो हैं। इनका भी एक फिक्स है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क रहेगा, पहचान जाइएगा क्वेश्चन है। बाकी कंफ्यूजन इसमें और इसमें फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप में स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, अभी इसको देखते हैं। ये दोनों क्लियर हो गया। कमांड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वर्ब लगाते हैं, डायरेक्ट वर्ब, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगाते हैं, या फिर उसमें निगेटिव होगा तो डोंट लगाते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज लगाते हैं, काइंडली लगाते हैं, तो उसके बाद सीधा वर्ब और तब ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो सब क्रम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हम एलिमिनेशन से पढ़ें कि इन लोगों को हम देख लें कि ये क्या होता है, और बाकी जो बचता है सो स्टेटमेंट में डाल दीजिए। तो इस प्रकार से एक तो वर्गीकरण, एक तो क्लासिफिकेशन ये है
कि सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। अब तो 4 ही कहे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड कर लिया गया है एक्सक्लेमेशन में। अब एक और वर्गीकरण है कि सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होगा, मतलब उसमें कहीं से कहीं ना नहीं होगा, निगेटिव होगा ही नहीं। तो जब निगेटिव नहीं तो क्या है, अफर्मेटिव है। हाँ है तो क्या है, अफर्मेटिव है। और या तो निगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा या इंटरोगेटिव भी होगा और प्लस निगेटिव भी होगा। एक ये भी क्लासिफिकेशन है। तब आप आगे बढ़ेंगे तो एक और क्लासिफिकेशन मिलेगा, जैसे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो ये सब बताएंगे हम लोग, आगे चलेंगे तो देखेंगे। हम लोग का स्ट्रक्चर देखे थे कि जनरली स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन में सब्जेक्ट के पहले वर्ब रहता है, ठीक ना, मेन वर्ब के रूप में कभी कभी और कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि यदि सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है ना तो वो मेन वर्ब ही होता है। आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब ऑक्सिलरीज है ना। लेकिन यदि अकेले हैं तो ऑक्सिलरीज नहीं है, ठीक ना। जैसे आप क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम है इसलिए उसकी बात करना ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे ग्राउंड पे, प्ले ग्राउंड में कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है, ठीक ना। तो वाइस कैप्टन ऑक्सिलरी कब है, जब कैप्टन है वहां ग्राउंड में। जब कैप्टन ग्राउंड से बाहर चला गया तो वाइस कैप्टन ही कैप्टन है ना, ठीक ना। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, समझिएगा, अब इतनी बेसिक चीजों से नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगी। बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं। जैसे हम कहें नॉर्मल सेंटेंस, दिस इज अ बुक, तो इसमें यही एक वर्ब है, वर्ब टू भी है, बताएंगे वर्ब टू भी आगे। तो यही एक वर्ब है, दूसरा कोई वर्ब है नहीं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम कहें राम इज रीडिंग हिज बुक। अब देखिए यहां रीड भी वर्ब है और ये भी है, तो यहां ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसको ये असिस्ट कर रहा है। बिना इसका रीडिंग हो ही नहीं सकता है। राम रीडिंग हिज बुक हो सकता है, नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। तो ये इसका फोर्थ फॉर्म है, चौथा रूप कहलाता है आईएनजी फॉर्म। तो ये आईएनजी लगने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसके हेल्प की आवश्यकता है, इसीलिए इसका एक नाम हेल्पिंग वर्ब भी है, असिस्टेंस की आवश्यकता है। तो ये ऑक्सिलरी है, ठीक ना। लेकिन यहां पर क्या है, ये मेन वर्ब है। तो इसी को हम ऐसे कह दें कि इज दिस अ बुक। तो यहां पर ये मेन वर्ब ही तो है, क्योंकि अकेले है, इसके बाद कहीं वर्ब तो है नहीं। इसीलिए मैंने बताया था कि पैटर्न बदल जाएगा। तो स्टेटमेंट का पैटर्न क्लियर, क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर, कमांड का पैटर्न क्लियर, तो ये सब चीजें क्लियर हैं, तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। अब दिक्कत कहां होगी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि सेंटेंस के मेन 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मेन 3 इंग्रेडिएंट्स मतलब मूल तत्व, है ना, मेन पिलर्स जिसको कहें। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें भी यही दोनों मेन है, क्योंकि एक से दूसरे का रिलेशन है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। वो कब इंपॉर्टेंट होता है मैं बताऊंगा, जब ये सब्जेक्ट जैसा काम करने लगे तब इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो बस सपोर्टिंग रोल में है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब जो है, सब्जेक्ट और वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ये गाइड होता है, इससे ये गाइड होता है।
अब मेनली कहें तो इससे ये गाइड नहीं होता है, सब्जेक्ट से वर्ब डिसाइडेड होता है। और सब्जेक्ट से वर्ब डिसाइडेड क्या होगा, वर्ब का कौन सा रूप होगा, क्योंकि नियम आएगा जब सिंटेक्स पढ़ेंगे या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, या उसको सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी कहा जाता है। तो उसका मतलब ही है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता, एक एग्रीमेंट, एक मतलब कोई उस तरीके से बात बन गई कि ये होगा तो ये होगा, कंडीशन। सब्जेक्ट और वर्ब, अब सब वर्ब के गाइड होने के लिए क्या क्या जरूरी है, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या जानना जरूरी है, नंबर और पर्सन। और जान लीजिए नंबर 2 तरीके का होता है, पर्सन 3 तरीके का होता है। एक नंबर होता है सिंगुलर और एक नंबर होता है प्लूरल। और पर्सन की बात करें तो एक फर्स्ट पर्सन, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, एक सेकंड और एक थर्ड पर्सन। अब नंबर और पर्सन से ग्रामर का कुछ रूल है कि सब्जेक्ट इस नंबर में होगा, इस पर्सन में होगा, तो उसके अनुसार ऐसा वर्ब होगा, कुछ रूल है, इसके लिए ये जानना जरूरी है। तो नंबर के बारे में बहुत आसान है कि जिस ये संख्या को दिखाता है, नंबर मीन्स ही होता है संख्या, हिंदी भाषा में कहें तो संख्या कहते हैं। तो सिंगुलर मतलब एक और केवल एक, न एक से कम न एक से ज्यादा, इकलौता, ठीक ना। और प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा, 2 हो 3 हो या जितना हो, है ना, प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल में खास करके नाउन और वर्ब का हमको देखना होता है, नाउन और वर्ब का। और इनमें 36 का आंकड़ा है, हिंदी में कहें तो मतलब एक दूसरे का उल्टा 36 का आंकड़ा। जो जो नियम इस पर लागू होता है वो सारा नियम इस पर भी लागू होता है, लेकिन उल्टा। जो नियम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने में यूज होता है, वही नियम वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने में यूज होता है। जनरली नाउन अपने सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लूरल बनाते हैं। उसी प्रकार से जनरली वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में होता है, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको सिंगुलर फॉर्म में बनाते हैं। जब नियम पढ़ाएंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं तो और क्लियर होगा। तो ये तो नंबर की बात हुई। जैसे एक रूल है ग्रामर में, SSPP। SSPP मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर। हर जगह जरूरी नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लेकिन एक नियम ये भी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। इसके लिए अब नंबर पर जानना जरूरी है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। यदि नहीं जानेंगे तो गलती हो जाएगी, और कॉमन एरर भी इससे आता है कंपटीशन में। एक तो ये हो गया जो इसका नंबर है। अब पर्सन की बात करें तो मैंने कहा था कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले के लिए, स्पीकर के लिए, सेकंड पर्सन सुनने वाले के लिए, लिस्नर के लिए, थर्ड पर्सन उसके लिए जिसके बारे में बातें हो रही हैं। किसी न किसी के बारे में बात करेंगे ना तो वो थर्ड पर्सन है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब सब्जेक्ट के रूप में हम देखिए, पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सिंगुलर की बात करते हैं और प्लूरल की बात करते हैं। हम केवल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो देखिएगा, फर्स्ट पर्सन में केवल प्रोनाउन होता है, यहाँ आई यहाँ वी, सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट है। और सेकंड पर्सन में सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। पहले दाउ एक वर्ड होता था जो अब पोएट्री वगैरह में तो मिलता है, लेकिन जनरली प्रोज में नहीं मिलता है। अब सिंगुलर में भी यू लगने लगा है और प्लूरल में भी यू लगना है। दाउ मतलब तू, तू है ना,
वो आप देखे होंगे, मोहरा फिल्म में गाना आई थी ना, मस्त मस्त वाली, तो उसमें है ना तू, तो तू वही मतलब अकेले, है ना। या हम प्रार्थना करते हैं ना, तू ही राम है तू रहीम है। अब बॉम्बे फिल्म में गाना आई थी ना, तू ही रे, तो तू ये दाव अकेले के लिए। आजकल यू जो है अकेले के लिए भी यूज होता है और एक से अधिक के लिए भी, सिंगल में भी प्लूरल में भी, यू और यू। और थर्ड पर्सन में देखिएगा नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। तो प्रोनाउन के रूप में ही होता है, शी होता है, इट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ठीक ना। दिस भी होता है और दैट भी होता है, मैं बताऊंगा। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में है। और उसके बाद क्या होता है, कोई भी सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन, इसको सिंगुलर समझिएगा। अब प्लूरल में ही सी इट तीनों के लिए सब्जेक्ट के रूप में दे लगता है। यहाँ दिस का प्लूरल दिस होता है और दैट का दोस होता है, और उसके बाद कोई भी प्लूरल नाउन ये सब्जेक्ट के रूप में हम लोग करते हैं। मतलब नाउन, अब सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन ही होता है ना। नाउन का काम है सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, और चूंकि प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है तो काम तो ही ना करेगा। और ऐसे भी कोई क्लाउज है, कोई फ्रेज है, कोई सेंटेंस है, सेंटेंस तो नहीं, फ्रेज और क्लाउज भी, सेंटेंस भी कभी कभार सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन जब भी वो सब्जेक्ट बन जाएगा तो वो नाउन जैसा काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज नाउन है। ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका नाउन के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक ना। तो ये सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि सब्जेक्ट से वर्ब को गाइड होना है, सब्जेक्ट से वर्ब को बदलना है, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में हमने दिखाया। अभी ऑब्जेक्ट के रूप में ये बदलता है। तो प्रोनाउन की चर्चा करेंगे तो डिटेल में, पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा करेंगे तो ये सब आएगा, उसमें बहुत सारे प्रोनाउंस की चर्चा होगी। तो ये सब्जेक्ट के रूप में हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई मतलब मैं, प्लूरल में वी मतलब हम लोग या हम, और सेकंड पर्सन में पहले ये पोएट्री में आज भी दाव कहे मिलता है, ईश्वर के लिए, प्रकृति के लिए, सुंदरता के लिए, जनरली प्रकृति के लिए। और आजकल तो सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, मेल्स के लिए ही, फीमेल्स के लिए शी। अब जब मेल फीमेल की बात आएगी वहीं पर जेंडर आएगा, क्योंकि मेल फीमेल की बात आएगी तो और कुछ वर्ब तो नहीं बदलेगा। मेल के लिए भी, जैसे मैंने कहा था, राम घोष, सीता भी घोष, सीता गोजिनी, सीता भी घोष। लेकिन जब पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात आएगी, माई की बात तो आई के लिए ठीक है, लेकिन हिज और हर में से चुनाव करना होगा तब, ठीक ना। इसलिए जेंडर, ही और सी में से चुनाव करना होगा तब क्या करेंगे, वहां कंफ्यूजन होगा, गलती होगी, इसलिए जेंडर जरूरी है। मैं आऊंगा तो बताऊंगा बाद में। अभी ये जान लीजिए कि नंबर से गाइड होता है सब्जेक्ट, उसके बाद पर्सन से गाइड होता है सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप जानेंगे, याद कर लीजिएगा। और जब रूल जब सामने आपके आएगा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, जैसे एग्जांपल के रूप में सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब टेंस पढ़िएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, मतलब अफर्मेटिव में फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब समझ में आ गया ना, तो एक बहुत बड़ा काम हो गया, समझ लीजिए। देखिए, नंबर और पर्सन से सब्जेक्ट गाइड होना है, और वर्ब में मेन वर्ब तो बहुत सारा है, धीरे हम लोग सीखेंगे। लेकिन वर्ब के फॉर्म की चर्चा कर रहे हैं एक बार मेन वर्ब की, तो V1, V2 और V3 यही तीन मेन वर्ब है। ऐसे आजकल V4 और V5 की भी बात चल रही है। तो V4 क्या है, जब वर्ब में ing लगाते हैं तब है,
और V5 क्या है, वर्ब में एस या एस लगाते हैं वो है। और जनरली जैसे गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर गोइंग हो जाएगा, यहाँ पर गोस हो जाएगा। तो कहाँ पर V1, कहाँ पर V2, कहाँ पर V3, कहाँ पर V4, कहाँ पर V5, ये टेंस से गाइडेड होगा। इसीलिए इसका वर्ब का सीधा संबंध टेंस से होता है, या यूं कहे कि टेंस का सीधा संबंध वर्ब से होता है। उसकी बात बाद में करेंगे। वर्ब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जान लिया जाए ना, तो सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा, और वो है ऑक्सिलरी वर्ब ना। ऑक्सिलरी वर्ब ये दो प्रकार के होंगे। ये एक होगा प्राइमरी, एक होगा मॉडल। प्राइमरी में भी आपको 3 होंगे। एक वर्ब टू बी होगा, वर्ब टू बी ये TO है। एक वर्ब डू होगा और एक वर्ब हैव होगा। और यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज 13 होंगे। ये मेनली 11 होते हैं, मेनली हम बोल रहे हैं। वर्ब टू बी में इसमें इज, एम, आर, वाश, वर, यहाँ डू, डैश, डिड, यहाँ हैव, हैज, हैड। और यहाँ 13 होंगे जिसमें शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, ought to। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और shall, should, will, would, can, could, may, might, dare, used to, ये छूट रहा था, used to। ये 13 होते हैं। इससे बहुत मदद मिलेगी सब्जेक्ट के साथ इसको जोड़कर बनाने में। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आगे हम लोग सब्जेक्ट का संबंध है जिन जिन चीज़ों से है, नंबर, पर्सन से हल्का फुल्का देखे, वर्ब के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट की थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर सेंटेंस फॉर्मिंग सिखाएंगे। वर्ब की जब चर्चा करेंगे तो हम लोग सीधा टाइम एंड टेंस पे आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।